हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि हमने लिया है यूनिट नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो ये है पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उसके बारे में वहाँ पे मेंशन किया है। तो इन केस अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऑब्वियसली आप जो है वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में, जिनमें ये सारे के सारे यूनिट्स के बारे में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 9 जिसे हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म कहते हैं, ओके। तो ये यूनिट ऐसी है जो कि मतलब एक्चुअल में इस यूनिट को टारगेट करने के लिए थोड़ा सा गट्स चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि ये यूनिट बहुत ज़्यादा टफ है, बल्कि इसलिए कि ये यूनिट जो है याद नहीं रहती हैं। क्योंकि कंपैरेटिवली अगर बाकी 12 यूनिट्स की हम बात करें तो 12 यूनिट्स में ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम समझ सकते हैं, समझ के हम उनको याद रख सकते हैं। मतलब समझना इज कंपैरेटिवली इजी एज कम्पेयर टू मेमोराइजिंग दैट। लेकिन ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म एक ऐसी यूनिट है जिसमें मेमोरी बेस्ड फैक्ट्स बहुत सारे हैं और ये समहाउ उतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं रहती है। तो ये एक लाइक आप कह सकते हो ये एक फैक्ट है कि जो चीज़ हमें समझ नहीं आती है वो ऑटोमेटिकली हमें टफ लगती है। एंड दैट इज हाउ दिस यूनिट इज ऑल्सो बिहेविंग, ओके। क्योंकि ये यूनिट समझ में आने जैसा कुछ नहीं होता है, मैक्सिमम चीज़ें आपको मेमोराइज करनी होती है, इसलिए ये यूनिट टफ लगती है। तो अगर मैं बात करूँ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में, तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में जो चीज़ें आपको टारगेट करनी होती हैं, अगेन टेक्सा एंड क्लासिफिकेशन। लाइक कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टेक्सा से बिलोंग करता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे फॉलो होता है, कौन से कैटेगरी में आता है वो। इवन बहुत से साइंटिफिक नेम है जो आपको याद रखने पड़ते हैं, ना ही सिर्फ एनिमल से रिलेटेड बल्कि प्लांट से रिलेटेड, माइक्रोब से रिलेटेड। इन सब के आपको क्लासिकल बेसिस पे इनके नेमिंग जो है वो याद रखनी पड़ती है। फिर आता है टेक्सोनॉमी, ये वाली चीज आप टारगेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ये समझने वाला फॉर्म है। अगेन क्लैडोग्राम, क्लैडोग्राम का एक जनरल बेसिस, ओके। एक जनरल सेंस में ऑब्वियसली आप इसको स्टडी करके समझ सकते हैं, बट इसका भी लाइक जो एग्जांपल्स होते हैं वो थोड़े से टफ हो जाते हैं। लेकिन समहाउ क्लैडोग्राम का पोर्शन आपका लाइक इवोल्यूशन के केस में भी क्लैश करता है, ओके। इवोल्यूशन के केस में भी ये क्लैश करेगा। इसके बाद आता है फाइलोजेनी, अगेन फाइलोजेनी का पोर्शन भी इवोल्यूशन में भी क्लैश करता है। तो ये वाला चीज जो है दैट इज फाइलोजेनी और क्लैडोग्राम, ये दोनों के दोनों क्लैश करते हैं इवोल्यूशन से। तो अगर आप इवोल्यूशन में ये दोनों चीजों को टारगेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी ये टारगेट हो जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन अगेन टफ हो जाता है क्योंकि आपको बहुत सी चीजें रटनी होती हैं। सिक्स्थ इज द पैरासाइट एंड पैथोजन, ओके। ओके, ये स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इट विल बी पैथोजन। सो इट्स पैरासाइट एंड पैथोजन की बात करते हैं। ये वाला पोर्शन आप थोड़ा सा रट सकते हैं, ऑल्दो हमारा लाइक अगर हम नॉर्मली बात करें, ऐसे बहुत से पोर्शन है, ऐसे बहुत से डिजीज हैं जो कि हमें ऑलरेडी याद है, उसके कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स भी हमें याद है। ऑल्दो आप थोड़ा सा और अगर टारगेट कर लेते हैं तो इजीली ऐसा हो ही सकता है कि जो आपने टारगेट किया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस चले आए। इसके बाद आता है सब कॉन्टिनेंट्स का कंसेप्ट। अगेन ये भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब एक टिपिकल पोर्शन हो जाता है समझने के लिए एज वेल एज याद करने के लिए। जनरली मैं स्टूडेंट्स को मतलब सजेस्ट नहीं करती हूँ यूनिट, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लग जाती है और उसके अकॉर्डिंग ये फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाता। इसलिए नहीं रिजल्ट दे पाता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मेमोरी पे काम, मतलब मेमोरी बेस्ड फैक्ट्स पे काम करता है। अगर आप भूल गए तो कुछ भी करके वो चीज़ें दोबारा याद नहीं आने वाली हैं। तो अगर आपके पास सिलेक्शन का लाइक ऑप्शन है, 12 यूनिट मिल रहे हैं सेलेक्ट करने के लिए, आई मीन टोटल 13 मिल रहे हैं, अगर आप इसको रिमूव भी कर देते हो तो आपके पास ऑप्शन है 12 का। लेकिन यस, अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आई विल सजेस्ट कि आपको ये यूनिट जरूर टारगेट करना चाहिए। लेकिन अगर मेमोरी अच्छी नहीं है, आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो ऑब्वियसली ये यूनिट आपके लिए ऑटोमेटिकली वैसे ही टफ बन जानी है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से रिगार्डिंग दी यूनिट 9। ये टोटली आपके ऊपर है, ये पूरा का पूरा आपका पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सी यूनिट को टारगेट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रही हूँ कि आप ये टारगेट मत कीजिए, वो टारगेट मत कीजिए। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन जो कि मैं एज अ टीचर आपको दे सकती हूँ कि लेकिन अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें हमें समझ में आती है वो इंटरेस्टिंग लगती है, जो हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, जो हमें समझ में नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली टफ बन जाता है।
नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो अगेन ये यूनिट एक ऐसा पोर्शन है जिससे ऑब्वियसली मैं पर्सनल बेसिस पे जो है डील करवाती हूँ, दैट इज ऑन अनअकैडमी प्लस। तो ये वाली यूनिट में पूरा का पूरा टारगेट करती हूँ। इनफैक्ट ये सारा पोर्शन मैंने अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ा है। बहुत से ऐसे पोर्शन है जो टीचिंग पाठशाला पे भी अपलोडेड है। तो पहले की अगर हम बात करें, दैट इज द नीश, हैबिटेट, इकोलॉजिकल रूल्स। ये तीनों के तीनों टॉपिक जो है टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है, इजीली आप वहां से लाइक इस पर्टिकुलर चैनल पे देख सकते हैं। सेकेंड इज द कॉम्पिटिशन मोड। ओके, कंपटीशन मोड और टाइप। तो कंपटीशन मोड और टाइप के भी आपको लगभग 50% कंटेंट आपको टीपी पे मिल जाएंगे, टीचिंग पाठशाला पे आप देख सकते हैं। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसमें आपके चले आते हैं, दैट इज योर रिसोर्स पार्टीशनिंग, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके बाद चला आता है दैट इज योर रिसोर्स पार्टीशनिंग, कौन कौन से टाइप होते हैं, लाइक एग्रेसिव हो गया, उसके बाद अलग अलग एपरेंट टाइप के हो गए, एक्सप्लॉइटिव हो गया, ये सब के सब टाइप किसके हो जाते हैं, कंपटीशन के। तो 50% कंटेंट ऑब्वियसली आपको टीचिंग पाठशाला पे ही मिल जाएगा। थर्ड इज द सर्वाइवरशिप कर्व एंड आर एंड के सिलेक्शन। अगेन इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है टीचिंग पाठशाला पे, अगेन आप यहीं से देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन भी करवा रखा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इधर लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल। लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल मैंने एज सच नहीं करवाया है बिकॉज ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको लाइक लाइव क्लास में पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा खासा टाइम लेता है, लाइक 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम लेता है लॉर्ड का वोल्टेरा समझने में। बट दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया, आप लाइफ में कभी इससे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेनली मैं बात करी हूँ कॉम्पिटिशन मॉडल की, ठीक है, लॉर्ड का वोल्टेरा कॉम्पिटिशन मॉडल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने करवाया है टीपी पे, तो अगेन आपको मिल जाएगा और उस क्वेश्चन की हेल्प से आप थोड़े बहुत कंसेप्ट भी सीख सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा पोर्शन कह सकते हो आप टीपी पे अवेलेबल है। प्रीडेटर प्रे मॉडल। ऑब्वियसली प्रीडेटर प्रे मॉडल में बहुत से फैक्ट्स चले आते हैं, लाइक प्रीडेटर प्रे मॉडल है क्या, कैसे ऑपरेट होता है, कितने टाइप मतलब कि किस किस बेसिस पे चलता है, क्या क्या डिपेंडेंसी चलती है। इसके अलावा प्रीडेटर प्रे में जो लाइक अलग अलग टाइप के अवॉइड करने के जो फिनोमिना होते हैं कि प्रे जो है ऐसे कौन कौन से एडेप्टेशन करता है जिससे वो प्रीडेटर को अवॉइड कर सके, जिसे हम मेनली कहते हैं प्रीडेशन अवॉइडेंस मैकेनिज्म, जिसमें मिमिक्री चली आती है, बटाशियन चला आया, उसके बाद मुलेरियन चला आया, कैमोफ्लाज जो है बाकी सब टेक्निक से अलग कैसे हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है, ये सारी की सारी चीजें प्रीडेटर प्रे मॉडल में चली आती हैं। नेक्स्ट दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ काइनेटिक्स। पॉपुलेशन ग्रोथ काइनेटिक्स अगेन ये वाला जो पोर्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो टीपी पे नहीं है, ऑल दो आप जो है एक बार चेक कर सकते हैं, बिकॉज मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा है कि मैंने इससे रिलेटेड वीडियो डाली है या नहीं डाली है। बट यहाँ से न्यूमेरिकल सेंस में ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं पिरामिड्स। ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के पिरामिड्स हैं, अगेन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप देख सकते हैं लाइक पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ये सारे का सारा पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये पूछा जाता है। सक्सेशन के भी 3 मॉडल है, तीनों मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन बायोलॉजी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज चले आते हैं, टाइप्स चले आते हैं, नेशनल पार्क चले आते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्या लिस्ट है, कौन से ऑर्गेनिज्म किस प्रोटेक्टेड एरिया में पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें कंजर्वेशन बायोलॉजी में चली आती हैं। इवन दो इसमें जो टाइप ऑफ स्पीसीज होते हैं, लाइक की स्टोन स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, इसके बाद फ्लैगशिप स्पीसीज, इन्वासिव स्पीसीज, ये सब के सब इसी पोर्शन में चले आते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे रिलेटेड लाइक मैंने काफ़ी वीडियोज अपलोड किए हैं टीचिंग पाठशाला पे, तो अगेन इसका कुछ पोर्शन आपको टीपी पे फिर से मिल जाएगा। फोर्थ की हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी से भी क्वेश्चन जो हैं आपके, आप कह सकते हो कि रेगुलर बेसिस पे तो नहीं आते हैं बट ऑब्वियसली आते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव बेसिस पे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है आपका आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये हो गए आपके सामने कुछ 10 to 11 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से रिलेटेड है, और आपको ये यूनिट कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है ना जिसे आप अपने इकोसिस्टम से रिलेट करके पढ़ पाते हो। तो इसमें रटने वाला पोर्शन बहुत कम होता है, ये नहीं कहती हूँ मैं कि होता ही नहीं है, होता है थोड़ा बहुत जो है, आपको रटना पड़ता है एक आध जगह पे, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको समझनी होती है। एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो इसमें आपको मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ता है, आपकी स्मार्टनेस यहाँ पे ज्यादा आपको यूज करनी होती है। ओके, एक और टॉपिक मैं यहाँ पे भूल चुकी हूँ यहाँ पे मेंशन करना, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा, कैसे मतलब कि डिफाइन होता है, स्पीसीज रिचनेस क्या होती है, स्पीसीज अबंडेंस क्या होती है, सिम्पसन्स इंडेक्स,
ओके, शैनॉन इंडेक्स इसी में चला आता है, दैट इज लाइफ टेबल। ये सब जो है न्यूमेरिकल बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन। ओके, तो इवोल्यूशन में भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि हो गया पहला, दैट इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अगेन ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ अ डार्विन थ्योरी एंड लैमार्क थ्योरी के फॉर्म में। उसके बाद एंड टाइप, टाइप में बहुत से चले आते हैं, लाइक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, इसके बाद को इवोल्यूशन हो गया, पैरेलल इवोल्यूशन हो गया, माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन, न्यूट्रल इवोल्यूशन। ये सारे के सारे पोर्शन जो है टाइप्स में चले आते हैं। फिर आता है नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें टाइप यानी कौन कौन से टाइप है नेचुरल सिलेक्शन के, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल है। इसके अलावा लाइक डायरेक्शनल हो गया, स्टेबलाइजिंग हो गया, डिस्ट्रप्टिव हो गया, ये मोड हो गए, राइट। और उन सभी मोड के कुछ एक आध एग्जाम्पल्स है, लाइक डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल्स होता है इंडस्ट्रियल मैनरिज्म आ जाता है। डिस्ट्रप्टिव में भी अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल चले आते हैं, लाइक पैपिलियोडाइडनस का एग्जाम्पल चला आता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए और इनका कंसेप्ट क्या है, किस बेसिस पे ये ऑपरेट होते हैं। फिर आता है मेटिंग बिहेवियर इन एनिमल्स। अगेन कितने टाइप के मेटिंग बिहेवियर होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनस, मोनोगैमी, सेक्सुअल सिलेक्शन, ये सारा का सारा पोर्शन मेटिंग सिस्टम में ही चला आता है। प्रोमिस्कस रिलेशन, इसके आपको एग्जांपल्स याद रखने होते हैं, और कौन से एक्ट का कौन हीरो है, मतलब हु इज प्लेइंग द मेन रोल, और डिफरेंसेस कहाँ हैं, कौन से मीटिंग सिस्टम में कौन ज़्यादा एडवांटेज में रहता है और किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। फिर आता है दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगेन जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड आपको सारा का सारा कंटेंट जो है टीचिंग पाठशाला पे मिल जाएगा। इसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट में आपको पढ़ना होता है टाइप्स, रीजन एंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन केस अगर आप प्लस के स्टूडेंट है तो आपको मतलब आपको ये सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है, लेकिन अगर आप टीचिंग पाठशाला पे ही सिर्फ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं इसलिए आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर दे रही हूँ कि कौन कौन सा कंटेंट आपको टीचिंग पाठशाला पे मिल जाएगा। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट का सारा कंटेंट टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है। फिर आता है दैट इज फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं स्पीसिएशन। स्पीसिएशन में भी टाइप है, रीजन है, कुछ एग्जाम्पल्स है। अगेन इसका कंटेंट आपको टीचिंग पाठशाला पे मिल जाएगा, जैसे कि जिसमें चला आता है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, पैरापैट्रिक, पेरीपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, के सारे एग्जाम्पल्स चले आते हैं स्पीसिएशन में। फिफ्थ आता है हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम। अगेन ये वाली यूनिट किसके साथ क्लैश हो रही है, जेनेटिक्स के साथ। तो जेनेटिक्स में अगर आपने टारगेट किया है तो आपको यहाँ से भी टारगेट कर आपका ऑलरेडी जो है यहाँ से भी कवर हो जाएगा, और अगर आपने जेनेटिक्स सब्जेक्ट ही टारगेट नहीं किया तो आपको अलग से इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और यहाँ से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आना 100% फिक्स है, और ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो 2 क्वेश्चन चला आएगा, ठीक है। 100% तो एक क्वेश्चन आना पक्का ही फिक्स है। सेवेंथ की बात करते हैं फाइलोजेनी एंड क्लैडोग्राम। अगेन ये वाली यूनिट जो है यूनिट 9 के साथ क्लैश हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज द ऑल्टरिज्म एंड हैमिल्टन रूल। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आना हमेशा ही फिक्स होता है, 100% फिक्स होता है कि ऑल्टरिज्म क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, और हैमिल्टन रूल कैसे काम करता है। सिक्स्थ है दैट इज द बिहेवियर बायोलॉजी। बिहेवियर बायोलॉजी में मतलब कि आपके सारे के सारे वो पोर्शन चले आते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म इतने अजीब मतलब अलग अलग बेसिस पे कैसे बिहेव करता है, जैसे कि एगोनिस्टिक बिहेवियर जाता है, स्पाइट आ जाता है इसी में, मतलब रेसिप्रोकल ऑल्टरिज्म चला आता है, ऑल्टरिज्म भी चला आता है इसमें, फिर फेज सेंसिटिव लर्निंग चली आती है, इम्प्रिंटिंग चली आती है। ये सारे के सारे बिहेवियर लाइक साइकार्डियन रिदम हो गया, स्लीप एंड वेक साइकिल हो गया, ये सारे का सारा पोर्शन बिहेवियर इकोलॉजी में चला आता है। फिफ्थ दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में मॉलिक्यूलर बेसिस पे इवोल्यूशन कैसे होता है, और इनफैक्ट यहीं पे जो है न्यूट्रल इवोल्यूशन का भी कंसेप्ट चला आता है, जो कि किम्यूरा ने दिया था। लास्ट हम बात करते हैं यूनिट 12 एंड 13 के बारे में। दोनों को कंबाइन रखा है बिकॉज सम हाउ ये जो है एक दूसरे को बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑल दो मैं मतलब इनको कलेक्टिवली मैं टेक्निक्स ही कहती हूँ। सो अगर मैं मेनली यूनिट 12 की बात करूँ, ये है 12 के बारे में, ये है 13 के बारे में, ठीक है। तो 12 के बारे में मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा होती हैं, तो इसमें आपके चले आते हैं दैट इज दी माइक्रोबियल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन सा स्ट्रेन कहाँ यूज होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल और प्लांट के बना लाइक उनको कंस्ट्रक्ट करने में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर आ गया एनिमल टिश्यू कल्चर में कितने टाइप के टिश्यू कल्चर होते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दोज थिंग्स। प्लांट टिश्यू कल्चर में भी डिफरेंट टाइप के प्लांट टिश्यू कल्चर आ जाते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, क्या यूज़ करने पे लाइक शूट ग्रो होता है, क्या यूज़ करने पे रूट का ग्रोथ प्रॉपर होता है, कैलस का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इसी में चला आता है, ठीक है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी इसी में चला आता है, दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर में।
फिर आता है वैक्सीन का प्रोडक्शन, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीन थेरेपी से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, ऑल्दो ये पोर्शन अगर आप प्लांट में टारगेट करते हो तो यहाँ से भी प्रिपेयर हो जाएगा, उनका मेनली फंक्शंस पे फोकस किया जाता है। और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूनिट 12। अब यूनिट 13 के बारे में बात करें तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूँ, यूनिट 12 और 13 का कोई लिमिट नहीं है। इनफैक्ट जितनी चीजें आपके सिलेबस में दे रखी हैं, हो सकता है कि सिलेबस के बाहर भी कुछ नया टेक्निक्स आपसे पूछ लिया जाए। तो इस होप में रहना कि जितनी चीजें लिस्ट में मेंशन है सिर्फ उतनी पूछी जाएंगी, वो एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, अगर कहें कि मतलब हम कम प्रिपेयर करना चाहते हैं, तब कौन कौन सी यूनिट टारगेट करें, तो ऑब्वियसली फिर आप जो है यूनिट 13 से ये सारे के सारे पोर्शन टारगेट कर सकते हैं, अगर आप पूरा टारगेट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये यूनिट अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ह्यूज पोर्शन है। जैसे कि हो गया डीएनए फुटप्रिंटिंग का कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर मार्कर का कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर मार्कर का कंसेप्ट, ऑल्दो मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं टीचिंग पाठशाला पे, आप देख सकते हैं, जिसमें आरएफएलपी, आरएपीडी, एएफएलपी, एसटीआर, वीएनटीआर, ये सब के सब इंक्लूड हो जाते हैं। फिर आता है कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट, ट्रांसडक्शन का कंसेप्ट, ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट, ये सब के सब यहाँ पे चले आते हैं। सीक्वेंसिंग का कंसेप्ट, फिर एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्यूमिफिकेशन का कंसेप्ट, ये वाला वीडियो आपको जो है टीचिंग पाठशाला पे मिल जाएगा, ये टीपी पे मिल जाएगा आपको। माइक्रोएरे का कंसेप्ट, पीसीआर, फिर आता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद आप टारगेट कर सकते हैं दैट इज माइक्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको लाइक अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी का उसका आपको टेक्निक देखना पड़ेगा। फिर माइक्रोस्कोपी चला आता है, इसके बाद क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, इसके बाद इम्यूनो टेक्निक में भी लाइक रिया, एलाइजा और भी बहुत से पोर्शंस होते हैं, लाइक मेनली दैट इज योर एंटीबॉडी का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सब का सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद जी नॉकआउट, इसके बाद FITC, फैक्स, फ्रैप, क्रीलॉक सिस्टम, ये सबका सब पोर्शन, ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको कभी स्किप नहीं करना चाहिए। ऑल्दो इससे भी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स है, इसीलिए मैं कभी भी कहती हूँ कि टेक्निक्स का एक एरिया डिसाइडेड नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। हो ही सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से 4 हैं, लेकिन ये चारों नहीं पूछे गए, कुछ और पूछ लिया गया, तो ये हो ही सकता है, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है, एटलीस्ट ये आपको नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप चाहते हो कि टेक्निक्स में आपके नंबर अच्छे आ जाए। तो लॉक्स पी से रिलेटेड अगेन आपको वीडियो जो है टीवी पे मिल जाएगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपको जानने को मिला होगा कि कौन से टॉपिक एटलीस्ट आपको छोड़ने नहीं है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो कि शुरू से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने तो बहुत कुछ टारगेट कर लिया होगा, लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि लास्ट टाइम में प्रिपेयर करना शुरू किए हो, तो एटलीस्ट ये सब टॉपिक आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए।